हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इट इज एग्रीगेट। ओके, तो एग्रीगेट जनरली अगर हम बेस्ड ऑन साइज एग्रीगेट को क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो तरह के एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मतलब वो एग्रीगेट जो कि 4.75 mm से अधिक बड़ा हो, और फाइन एग्रीगेट कहने का मतलब वो एग्रीगेट जो 4.75 mm से छोटा और 0. या 4.75 mm से छोटा और 75 माइक्रोन से बड़ा, वो होगा फाइन एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। और कोर्स एग्रीगेट 80 mm से छोटा होना चाहिए। जनरली जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर आप बनाना चाहते हो, तो इसमें जो एग्रीगेट की साइज हम जो यूज करते हैं वो लगभग 20 mm की यूज करते हैं, 20 mm। यही अगर रेलवे बलास्ट मटेरियल या फिर रोडवेज में जो मेटल आप यूज करते हो उसका जो नॉमिनल साइज होता है वो 40 mm होता है। अभी नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कहने का क्या मतलब है? नॉमिनल साइज मतलब जैसे कि 40 mm कह लो, मान लो हम कह रहे हैं नॉमिनल साइज इज 40 mm, तो मैक्सिमम एग्रीगेट मस्ट पास 40 mm साइज। समझ में आ रहा? मैक्सिमम एग्रीगेट मस्ट पास 40 mm साइज, मतलब 40 mm का एक सीव ले लो, उसपे आप मान लो कि 1 टन एग्रीगेट को सीव करें, तो 1 टन में से मैक्सिमम कह सकते हो 90 हो, 95 हो, 95 या 96% एग्रीगेट जो है वो 40 mm सीव को पास कर रहा है। समझ में आया? तो उसको कहेंगे द नॉमिनल साइज इज 40 mm। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोनों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में। आपको किसी भी तरह का कोई बुक स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बुक ही पढ़ना होता तो हम यहाँ पे फिर क्यों हैं? इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। जब जब भी हम बोले कि इस बात को लिख लो तो आप नोट्स बनाइए, या फिर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है लिखना चाहिए तो आप उससे भी लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, ये जो कोर्स होगी एग्रीगेट की, इसमें से आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी जेई में प्रश्न पूछे जाएंगे, गेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लस किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट होती है, संकोच रहती है रिलेटेड टू एनी टॉपिक जो भी आप हमारे चैनल से देखते हो, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। व्हाट्सएप ग्रुप की जो ज्वाइनिंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीगेट। तो हेडिंग बनाइए इंट्रोडक्शन और लिखिए दिस एग्रीगेट आर इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल, इसको अंडरलाइन करिए, इस पॉइंट को हम समझाते हैं। दैट इज केमिकली इनएक्टिव which is used in concrete preparation or mortar preparation, full stop. It basically provide volume to mix and make mix economical to use. इस बात को अंडरलाइन करिए कि it basically provide volume to mix and make mix economical to use. Second, these aggregate are bound together by binding material and forms a solid mass on setting. एक्चुअली होता क्या है, जो एग्रीगेट है उसके सरफेस के ऊपर बाइंडिंग मटेरियल स्टिक कर जाता है। ठीक है, और चूंकि बाइंडिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वो कोहेसिव हो सकता है, वो एडेसिव हो सकता है, तो एग्रीगेट के साथ बाइंडिंग मटेरियल आराम से चिपक सकता है, और बाइंडिंग मटेरियल के साथ भी चिपक सकता है। ओके, और वो जब सेट होती है तो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो एक कंक्रीट में या फिर मोर्टार में जो स्ट्रेंथ आपको मिलता है वो किसके पर्पस से मिलता है? बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल का यूज होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, लेकिन एग्रीगेट के कारण भी कुछ ना कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ आपको मिलती है कि नहीं? मिलती है, बिल्कुल मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, these aggregate are bound together by binding material and forms a solid mass on setting. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, aggregate also reduces shrinkage of concrete and mortar. श्रिंकेज को कम करने में इसकी उपयोग होती है। एक्चुअली श्रिंकेज मतलब क्या है? श्रिंकेज इज द एबिलिटी टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑन इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू इट। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल सीमेंट आप यूज कर रहे हो, तो सीमेंट को सेट होने के लिए उसमें क्या आपको मिलाना है? पानी मिलाना है ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस हो पाए, तो हाइड्रेशन होगा तो वो सेट होगा। तो जब हाइड्रेशन होगा तो बहुत सारा हीट इवॉल्व होती है, तो हीट इवॉल्व करने होने के कारण प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण आपका जो सीमेंट है, सीमेंट पेस्ट जो आपने बनाया है, उससे वाटर
इवापोरेट कर जाएगा। जब वाटर इवापोरेट कर जाएगा, मतलब पहले किसी चीज में पानी थी, अब पानी नहीं है, पानी निकल गई, उस जगह पे अब खाली जगह है, तो वो उसका वॉल्यूम रेड्यूस होगा, वो श्रिंकेज होगा उसमें, समझ में आया? वो श्रिंकेज होगा। तो जब श्रिंकेज अगर होता है तो वॉल्यूम कमेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप एग्रीगेट यूज किए हो कंक्रीट बनाने में, तो देखो जब वो श्रिंक हो रहा है तो दो एग्रीगेट आपस में टकराएंगे और श्रिंकेज के कारण जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को रजिस्ट कर पाएगा, झेल पाएगा। इसलिए हम कहा जाता है कि अगर हम कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट को यूज करें तो हार्ड एग्रीगेट का यूज करना चाहिए। हार्ड एग्रीगेट कहने का मतलब है जब दो एग्रीगेट एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, तो ये नहीं कि वो आपस में वो टकराव के कारण चकनाचूर हो जाए, वो एक सफिशिएंटली हार्ड होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो झेल पाए उस फोर्स को, ठीक है। तो इसलिए ऐसा एग्रीगेट जो चकनाचूर हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन को झेल नहीं पाएगा, रजिस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे एग्रीगेट को हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि सैंड स्टोन को हम यूज नहीं करते हैं कंक्रीट बनाने में, हम जनरली ऐसा स्टोन यूज करते हैं जो कि हार्ड हो, जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, है ना, गैब्रो, ये सारे स्टोन्स का एग्रीगेट जो होता है उसे जनरली इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एग्रीगेट आर यूज्ड इन रोड एंड रेलवे ट्रैक टू bear traffic load and distribute it to ground, drainage of rain water। रेलवे ट्रैक्स में जो अधिकतम एग्रीगेट आपको देखने को मिलता है वो बेसाल्ट होती है, ओके, बेसाल्ट रॉक्स। नाउ एग्रीगेट आर आल्सो यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर स्लो सैंड फिल्टर या फिर रैपिड सैंड फिल्टर वगैरह बनाने में आप देखोगे कि कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोनों की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक यूजेस हैं एग्रीगेट के ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन यूजेस ऑफ एग्रीगेट और एप्लीकेशन ऑफ एग्रीगेट, तो आप इतने सारे बातें भी अगर एग्जाम में लिख के आ जाओगे, आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा, फुल मार्क मिल जाएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन अगर आएगा वो 5 नंबर से या 4 नंबर से अधिक का नहीं होगा, ठीक है। तो 4-5 यूज लिख दिया काफी है। आपको पॉइंट लिखवाया था कि एग्रीगेट का इस्तेमाल अगर हम कंक्रीट बनाने में या फिर मोर्टार बनाने में करते हैं तो हमें इकोनॉमी अचीव होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो जरा इस स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो लेट्स सपोज कि आपको एक बीम बनानी है, यू हैव टू मेक ए बीम, ओके। आरसीसी है मान लो, सो इसमें सरिया भी डालोगे। अब आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला चॉइस, अच्छा, और एक चीज मान लो कि इसमें जो मटेरियल फिलअप करना है, ठीक है, इस शेप में जो मटेरियल फिलअप करनी है उसकी जो वॉल्यूम है टोटल 1 मीटर क्यूब है। तो आपको कोई 1 मीटर क्यूब का मटेरियल इसमें फिलअप करना है और कुछ ऐसा फिलअप करना है कि वो मटेरियल का एक प्रॉपर स्ट्रेंथ भी हो। स्ट्रेंथ कहने का मतलब है जो भी लोडिंग इस बीम के ऊपर आएगी, जिस भी तरह का लोडिंग इस बीम के ऊपर आएगी, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उस लोड को वो झेल पाए, ठीक है, जिस भी नेचर का आ रहा है। तो बेसिकली आप जानते हो कंप्रेसिव लोड आएगा, टेंसाइल लोड तो सरिया ले लेगा। तब अब आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप केवल सीमेंट पेस्ट, मतलब सीमेंट प्लस वाटर को यूज करोगे और सीमेंट पेस्ट सीपी बना के आप इस वॉल्यूम को फिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस एनी एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड। इसमें भी एनी एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड, एनी एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड प्लस एडमिक्सचर, मतलब आप मोर्टार बना सकते हो, उसको फिल कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, कंक्रीट बना लीजिए, ओके। कंक्रीट में क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट और एक ऐड हो जाएगा, मींस जो आपका मोर्टार है प्लस कोर्स एग्रीगेट, तो ये हो गया आपका कंक्रीट। तो देखिए अब इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो देखो आपका जो फाइन एग्रीगेट है या फिर कोर्स एग्रीगेट है, ये सब ना चीपली अवेलेबल है, मतलब सस्ते दाम पे आपको सस्ते कीमत पे अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो सीमेंट है, जो बाइंडिंग मटेरियल है, ये सस्ता नहीं होता है, इसकी प्राइस बहुत अधिक होती है। तो मान लो कोई चीज अगर 1 मीटर क्यूब की बनानी है तो सीमेंट की कंजप्शन, फॉर एग्जांपल इन सीमेंट पेस्ट, अगर इसमें सीमेंट की कंजप्शन देखें तो सबसे अधिक होगी। उसके बाद मोर्टार में थोड़ा कम सीमेंट लगेगा, फिर कंक्रीट में उससे भी थोड़ा कम सीमेंट लगेगा। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ का अगर बात करें, जो सीमेंट पेस्ट आपका स्ट्रेंथ दे पा रहा होगा वही स्ट्रेंथ आपका मोर्टार भी दे पाएगा, ओके। क्योंकि आपने देखा OPC 43 ग्रेड
का मतलब क्या है कि 28 दिनों के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इट इज 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मान लो कि जनरल जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है, बीम होता है, उसमें आप कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं? M20, M25, M20, M25 मतलब मिक्स 20, मतलब ऐसा कंक्रीट मिक्सचर आपने बनाया है जिसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर टेस्टिंग एट 28 डेज, एंड ऑफ 28 डेज अंडर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इट इज M20 का मतलब 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, अपना तो काम बन जाएगा, सीमेंट पेस्ट को भी यूज करके, मोर्टार को भी यूज करके, कंक्रीट को भी हम यूज करके अपना काम बना सकते हैं। लेकिन जब काम हमारा बन ही रहा है इन तीनों में से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा फिर? हम एज ए सिविल इंजीनियर हम ये चाहेंगे कि इकोनॉमी अचीव कर पाए किसी तरह से। इकोनॉमी, अब ये इकोनॉमी हम कैसे अचीव कर पाएंगे? बाइंडिंग मटेरियल का दाम को कम करके, सीमेंट का लागत को कम करके, सीमेंट का खपत को कम करके हम इकोनॉमी अचीव कर पाएंगे। तो कंक्रीट अगर आप बना के यूज करोगे तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। जहां पे कंक्रीट अगर आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मास कंक्रीटिंग या फिर आरसीसी वर्क, यहाँ पर हम जनरली कंक्रीट का यूज करते हैं। अब कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है, ये कौन कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मददगार है? सीमेंट। ओके, सीमेंट क्या करता है कि एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। ये एग्रीगेट है तो इसके सरफेस के ऊपर सीमेंट क्या करेगा? चिपक जाएगा। फिर दूसरा एग्रीगेट कोई ले लो, फिर उसके भी सरफेस के ऊपर सीमेंट जो है आपका चिपक जाएगा। अब सीमेंट का दो प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग मटेरियल का दो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है, कोहेजन, एडेशन। मतलब सीमेंट अगर एग्रीगेट के बीच में चिपकेगा, एग्रीगेट के साथ चिपकेगा तो उसे कहेंगे एडेशन। अगर सीमेंट पार्टिकल के साथ चिपकेगा तो उसको कहेंगे कोहेजन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब जाके वो जब सीमेंट जब आपका सेट होगा बाय हाइड्रेशन प्रोसेस, जब आप उसमें पानी मिलाओगे, हाइड्रेशन होगी, तब जब वो सेट होगी तो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट होगी, जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो वहां पे स्ट्रेंथ बेसिकली क्यों प्रोवाइड हो रही है? इसलिए प्रोवाइड हो रही है क्योंकि सीमेंट ने अपने एग्रीगेट को बाइंड करके एक सॉलिड मास फॉर्म किया है, और वो सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट जो भी आपने यूज किया सारी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि एक कंक्रीट अगर हम बनाना चाहें तो थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो सीमेंट जो है वो कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करके रखती है, तो स्ट्रेंथ बेसिकली वहां पे प्रोवाइड होती है। और जो फाइन एग्रीगेट है वो उसका काम क्या है कि वो जो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड है उसके अंदर में फिलअप हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसे तो किताबों में लिखा होता है कि फाइन एग्रीगेट फिल्स द वॉइड बिटवीन कोर्स एग्रीगेट, सही है, लेकिन सोचने वाली बात है। अगर आप सोचोगे तो ये देखो कंक्रीट है, मान लो इस ढांचे में आपको कंक्रीट डालना है, तो कंक्रीट में आप कोर्स एग्रीगेट मिलाओगे, फाइन एग्रीगेट मिलाओगे, प्लस सीमेंट मिलाओगे, सब कुछ। तो सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट जो मोर्टार बन जाता है ना, ओके, ये एक्चुअली फिलअप होती है कोर्स एग्रीगेट के वॉइड के बीच में। ये एक्चुअली फिलअप होती है कोर्स एग्रीगेट के वॉइड के बीच में। समझ में आया? कौन फिलअप होती है? मोर्टार, ना केवल फाइन एग्रीगेट। लेकिन बुक्स में लिखा होता है कि द पर्पस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज टू फिल द वॉइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ऐसा नहीं है, आपका मोर्टार फिल होता है इन कंक्रीट, जो मोर्टार है वो फिल होता है इन वॉइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, प्लस जो सीमेंट पार्टिकल है, ओके, बेसिकली जो सीमेंट है वो क्या होता है, वो चिपक जाता है कोर्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर। ओके, सीमेंट कोर्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, और दूसरे कोर्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर भी सीमेंट चिपक जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? मोर्टार होगा, जिसमें सीमेंट प्लस सैंड होगा। और ये जो सीमेंट है जो कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल के ऊपर चिपका है, ये मोर्टार में प्रेजेंट सीमेंट से बॉन्डिंग बना लेगी। ठीक है, प्लस फाइन एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर भी सीमेंट चिपका होगा। तो हर एक सरफेस के ऊपर जितने भी सीमेंट चिपके सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। समझ में आ रहा है? तब जाके वो जब सेट हो जाएगा तब एक स्ट्रेंथ उसमें डेवलप होती है। ठीक है, वेल, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इकोनॉमी अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, फॉर मतलब सीमेंट का वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं, और हम किसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं? फाइन एग्रीगेट की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो जो यूज देखा था हमने कंक्रीट में कि इट इंक्रीजेस वॉल्यूम, ठीक है, जो एग्रीगेट का यूज देखा था कि इट इंक्रीजेस वॉल्यूम एंड अचीव इकोनॉमी। तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ आपको तीनों केसेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा पैसा क्यों खर्चा करें? जब हमको स्ट्रेंथ से ही मतलब, हम ज्यादा पैसा क्यों खर्चा करें जब सीमेंट
एक ऐसा मटेरियल के रूप में काम आ सकता है जो कि डिफरेंट एग्रीगेट को बाइंड करके सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हो, जो कि आपका सीमेंट पेस्ट प्रोवाइड करे। तो हम ज्यादा पैसा खर्चा क्यों करें? तो हम कंक्रीट के साथ जाएंगे, या फिर जहाँ पे मोर्टार की आवश्यकता है हम मोर्टार के साथ जाएंगे। केवल सीमेंट पेस्ट को हम जनरली यूज नहीं करते। इसका और भी रीजन है। उसका और रीजन क्या है? केवल सीमेंट पेस्ट में सीमेंट की वॉल्यूम बहुत अधिक है, सीमेंट की क्वांटिटी बहुत अधिक है, तो उस कारण से एक तो कॉस्ट वाला फैक्टर आ जाता है कि पैसा बहुत ज्यादा लगेगा आपको वो चीज बनाने में। प्लस क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा पानी इस्तेमाल करना होगा। ओके, क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पानी आप डालोगे उसमें, तो ज्यादा पानी डालोगे तो ज्यादा पानी इवापोरेट भी होगा ड्यूरिंग सेटिंग और ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस। तो ज्यादा पानी जब इवापोरेट होगा तो सोचने वाली बात है किसी चीज में, सुनिए, ये कोई चीज है, इसमें आपने पहले पानी भर दिया, अब इसमें पानी धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलेगा, इवापोरेट होगा, तब ये सिकुड़ेगा ना, श्रिंक होगा। क्या होगा? श्रिंकेज। अब ये श्रिंकेज बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है? देखो, इसका एक मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि एग्रीगेट्स है, ये मान लो एग्रीगेट्स है, तो इनके बीच में वॉइड होता है, ठीक है, इनके बीच में वॉइड प्रेजेंट होंगे। अब इन एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर सीमेंट चिपका हुआ है, ठीक है, इनके बीच में वॉइड्स है, सीमेंट चिपका हुआ एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर। अभी मान लो कि आपने जब वाटर इसमें डाला तो ये वाटर क्या किया, सबसे पहले इन वॉइड्स के बीच में फिलअप हो गया। अब जितना सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए जो वाटर यूज करना है वो यूज करेगा, प्लस कुछ वाटर इवापोरेट भी होगा, कुछ वाटर इवापोरेट होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। प्लस जब सीमेंट की हाइड्रेशन होगी तब हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब एक तरह का गर्मी, तो उस गर्मी के कारण भी आपका वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, ठीक है। प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो उस कारण से भी आपका वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होके वेपर बन जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, चले जाएगा, बादल बन जाएगा, फिर बरसात होती है। अलग अलग मैटर है, वो सब जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। तो तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने सॉइल मैकेनिक्स में आपको समझाया था, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब वो कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होंगे। तो देखिए, ये मान लो दो एग्रीगेट के पार्टिकल्स है, अब इनके बीच में भी मॉइस्चर किसी रूप में भरा हुआ है, वाटर किसी रूप में भरा हुआ है, तो ये इस तरह से पानी चिपक जाता है, ठीक है, वॉइड्स के बीच में फिल हो जाता है। तो ये वाटर क्या करेगा, सरफेस टेंशन अप्लाई करेगा, पानी क्या करेगा, सरफेस टेंशन अप्लाई करेगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो डिफरेंट एग्रीगेट्स है वो उसमें एक तरह का कंप्रेशन फोर्स इंड्यूस होगा, मतलब वो एग्रीगेट्स एक तरह से करीब आने का कोशिश करेंगे। आप समझ पा रहे हो, सरफेस टेंशन इस तरह से कोई चीज मतलब आपको पुल करे तो ये दो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे ना, एग्रीगेट वाले जो पार्टिकल है, ठीक है। तो और मान लो अब धीरे धीरे वाटर कंटेंट कम हो रही है, मतलब पानी आपका इवापोरेट कर रहा है, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम हो रहा है तो आपका सरफेस टेंशन फोर्स जो है ये और बढ़ेगा, ये बढ़ते चलेगा। क्यों? रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है ये क्या होगी, डिक्रीज होती चलेगी, तो पार्टिकल और करीब आते चलेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो पूरे कंक्रीट में, तो जैसे जैसे पानी इवापोरेट कर रही होगी, एक तरह का अंदर ही अंदर सरफेस टेंशन फोर्स के कारण एक तरह का मतलब वॉइड के अंदर मतलब डिफरेंट एग्रीगेट जो है कंप्रेस होने का कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रहा? ओके, तो मान लो अगर आपने सीमेंट कंटेंट ज्यादा यूज किया है किसी कंक्रीट को बनाने में, तो ज्यादा आपने पानी का यूज किया है, तो ज्यादा पानी इवापोरेट करेगा तो ज्यादा श्रिंकेज होने की संभावना है। तो केवल सीमेंट तो उसमें श्रिंकेज ज्यादा होता है, इसलिए हम जब उस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं तो हम केवल सीमेंट को यूज करके उसका क्यूब नहीं बनाते, हम क्या करते हैं उसमें फाइन एग्रीगेट मिला के मोर्टार बना के फिर उसका क्यूब बना के उस पर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और वो जो स्ट्रेंथ निकल के आती है उसको हम सीमेंट का स्ट्रेंथ बता देते हैं। उसका रीजन यही है कि केवल सीमेंट पेस्ट को अगर यूज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा, जो कि और बहुत ज्यादा क्रैक डेवलपमेंट होगी, जो कि एक ड्यूरेबल मटेरियल की सिग्निफिकेंट मतलब ये नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। समझ में आ रहा? इसलिए हम मोर्टार पर जनरली टेस्टिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था कि अगर एग्रीगेट आपने डाला है सीमेंट में तो वो क्या करता है, आपको श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। अब वो श्रिंकेज से कैसे प्रिवेंट करेगा? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये, अगर आपने कंक्रीट बनाते वक्त या फिर मोर्टार बनाते वक्त चूंकि आपने सीमेंट पेस्ट कम किया, सीमेंट की क्वांटिटी कम किया है, तो वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल रिड्यूस, तो इवापोरेशन विल रिड्यूस एंड श्रिंकेज विल रिड्यूस। एक तो ये बात होगी। दूसरा बात क्या है
कि हम जनरली जो एग्रीगेट यूज करेंगे ना अपने मट कंक्रीट बनाने में या फिर मोटर बनाने में, वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। हार्ड होना चाहिए। हार्ड क्यों होना चाहिए? हार्ड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि देखो, जब सरफेस टेंशन फोर्स आपका इंक्रीज कर रही है तो दो एग्रीगेट पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब दो एग्रीगेट पार्टिकल एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ठीक है, अगर टकरा गए, मान लो कि वो टकरा गए या फिर उनका कोई पार्ट, दो एग्रीगेट का कोई कोई सरफेस एक दूसरे के किसी तरह से इक्विलिब्रियम में कांटेक्ट पे आ गया। ठीक है, तो अब मान लो और वाटर डिक्रीज हो रहा है तो और टेंशन इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो वो और एग्रीगेट एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि अंदर ही अंदर एग्रीगेट जो क्रश होने की कोशिश करेगा। अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो गया तो अंदर ही अंदर कंक्रीट के एग्रीगेट आपका क्रश हो जाएगा। फीलिंग आ रही है कुछ? तो अंदर ही अंदर अगर एग्रीगेट क्रश हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ रहेगी क्या? कुछ भी स्ट्रेंथ आपको मिलेगा नहीं, ज्यादा क्रैक डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहेगी उस तरह के कंक्रीट की। इसलिए हमें हार्ड एग्रीगेट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं, ओके, तो हार्ड टाइप कोर्स एग्रीगेट जैसे कि हो गया आपका, हम यूज करते हैं ग्रेनाइट या फिर ऐसा एग्रीगेट जिसमें आयरन हो, आयरन की कुछ क्वांटिटी हो, क्योंकि आयरन एक ऐसा चीज है जो कि हार्डनेस को इंपार्ट करता है ना। तो हम कुछ इस तरह के एग्रीगेट यूज करते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हो गैब्रो, एक तरह का हार्ड स्टोन है। ओके, हम ऐसे और भी बहुत सारे, लाइम स्टोन एक तरह का हार्ड है, क्वार्च जो मिनरल है, सिलिका, एग्रीगेट में बेसिकली क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइन एग्रीगेट, सैंड, सैंड बेसिकली किस चीज की होती है, सिलिका की होती है। ठीक है, तो वो हार्ड होता है काफी। तो ऐसे हम हार्ड एग्रीगेट को यूज करेंगे। तो जब हार्ड एग्रीगेट को यूज करेंगे तो जब श्रिंकेज होगा तो वो हार्ड एग्रीगेट, अगर श्रिंकेज अगर होगा तो हार्ड एग्रीगेट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो दबेगा नहीं, वो चकनाचूर होगा नहीं। अगर चकनाचूर होगा नहीं तो श्रिंकेज होगा नहीं, अंदर ही अंदर वो, मतलब अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है श्रिंकेज को, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको रजिस्ट करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट प्रिवेंट्स योर श्रिंकेज। श्रिंकेज दो तरह के होते हैं। एक, जब अभी मान लो कि नया नया आपने सीमेंट मोर्टार बनाया है, ठीक है, तो अभी अभी नया नया बनाया, तो उस केस में जब पानी का इवेपोरेट होगा, जब वो सेट हो रहा है, अभी हार्ड हुआ नहीं है, जब वो सेट हो रहा है, उस केस में जब वाटर की इवेपोरेशन होगी तब भी कोई वॉल्यूम रिडक्शन होगी, तो उसको कहा जाता है प्लास्टिक श्रिंकेज। नाउ और एक बार श्रिंकेज होगी जब पूरा हार्ड हो गया, मान लो आपका जो कंक्रीट है पूरा हार्ड हो गया, तो कंक्रीट हार्ड होने के बाद, अब जानते हो कंक्रीट में पोर वगैरह प्रेजेंट होते ही हैं, कुछ ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो उन पोर के बीच में किसी तरह से रेन हो गया, मान लो बरसात होगी, तो वाटर उसमें क्या होगा, वाटर चला जाएगा पोर्स में, फिर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो वो वाटर बाहर निकलेगा, इवेपोरेट होगा। तो हार्ड होने के बाद भी फिर श्रिंकेज होने की संभावना है, तो उसको कहेंगे ड्राइंग श्रिंकेज। तो दो तरह के श्रिंकेज है, एक होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, दूसरा होता है ड्राइंग श्रिंकेज। तो दोनों तरह के श्रिंकेज से बचाने का मतलब एक ही उपाय है, वो क्या है कि आप सीमेंट की क्वांटिटी कम करो ताकि वाटर की क्वांटिटी कम यूज करना पड़े। और ये हम कैसे कर सकते हैं, टू अचीव सेम वॉल्यूम एंड सेम स्ट्रेंथ, हम वहां पे सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग एग्रीगेट्स, है ना। प्लस एग्रीगेट को यूज करने के बाद ये क्या करता है, हमें इकोनॉमी भी अचीव कराता है। अब और एक बात सुनिए, मान लो टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन होने के कारण थर्मल क्रैकिंग होता है, तो थर्मल मतलब टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण थर्मल क्रैकिंग कैसे हो पाएगा, थर्मल स्ट्रेस होगी, स्ट्रेन होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, अंदर ही अंदर इलोंगेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये सारे चीज होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन को रजिस्ट कर पाता है अच्छे से कौन, एग्रीगेट। अगर आपने यूज किया है अच्छा एग्रीगेट तो वो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, इलोंगेशन होंगे, उसको रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, प्लस सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए आपको, कुछ ऐसा अच्छी क्वालिटी का जो कि एक अच्छे से बॉन्डिंग बना पाए एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में। ओके, मतलब सीमेंट की एडहेसिव प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों, जब मान लो इलोंगेट कर रहा है तो सीमेंट एग्रीगेट को जब छोड़ेगा तभी तो क्रैक डेवलपमेंट होगा। तो सीमेंट अगर एग्रीगेट को छोड़ेगा ही नहीं और प्लस सीमेंट सीमेंट पार्टिकल को छोड़ेगा ही नहीं, पकड़ के ही रखेगा, तो क्रैक कहां से डेवलप होगा, है ना। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी दोनों अच्छी होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा बॉन्ड बना पाए। ठीक है, तो थर्मल क्रैकिंग से भी कहीं ना कहीं आपको एग्रीगेट बचाती है। तो एग्रीगेट की डिफरेंट यूजेस है सीमेंट के अंदर। ठीक है, अब और एक जो बात है कि हमें ऐसा एग्रीगेट यूज करना चाहिए जो कि इनर्ट हो,
इनर्ट कहने का क्या मतलब है, हम ऐसा एग्रीगेट यूज करेंगे जो कि इनर्ट हो। कहने का मतलब ऐसा एग्रीगेट यूज करेंगे जो कि केमिकली एक्टिव ना हो, मतलब ऐसा एग्रीगेट यूज करेंगे जो कि सीमेंट के साथ रिएक्शन करके कोई दूसरा चीज ना बना दे, या फिर सीमेंट में जो डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सीमेंट का कंपोजिशन हमने पढ़ाया था, उसमें लाइम है, सिलिका, अल्कली है, डिफरेंट उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। तो सीमेंट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके साथ एग्रीगेट का जो एलिमेंट है, इसका भी कुछ केमिकल कंपोजिशन होगा एग्रीगेट का, जिसमें बेसिकली सिलिका होता है। तो एग्रीगेट में जो सिलिका है वो सीमेंट के किसी भी कंपोजिशन से रिएक्ट करके कोई दूसरा एजेंट ना बना दे, ठीक है। इस कारण से हमें इनर्ट एग्रीगेट्स को यूज करना चाहिए, ठीक है, मींस केमिकली इनएक्टिव एग्रीगेट्स। सीमेंट में अल्कली प्रेजेंट होती है, अल्कली मींस हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है, NaOH, KOH एक्सेट्रा, इसको हम अल्कली कहते हैं। तो अल्कली के कारण एफ्लोरेसेंस होती है, ये चीज आपने देखा था। तो अल्कली तो ऐसे भी सीमेंट में हानिकारक है, लेकिन मान लो आपने ऐसा एग्रीगेट को यूज किया है जो कि केमिकली एक्टिव है, मतलब जिसमें सिलिका जो है वो रिएक्ट करता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होती है एग्रीगेट के सिलिका और सीमेंट के अल्कली के बीच। उस रिएक्शन को हम कहते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ASR, ठीक है। ये बेसिकली ये होता है कि अल्कली का जो सिलिका है, सॉरी एग्रीगेट का जो सिलिका है वो सीमेंट के अल्कली के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं अल्कली सिलिका जेल, ठीक है, जिसको कहा जाता है अल्कली सिलिका जेल। अब ये जो अल्कली सिलिका जेल बन जाती है, ठीक है, ये कंपाउंड बन गई अल्कली सिलिका जेल। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होने का क्या मतलब है, ये ऐसा होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर है या फिर सीमेंट में आपका किसी तरह से पोर के थ्रू से, उसके पोर्स के थ्रू से कंक्रीट के अंदर पानी पहुंच गया, तो अगर ये कंपाउंड बन गई अल्कली सिलिका जेल, तो ये क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और फूल जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये जब वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, मतलब एक क्रैक डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अगर ऐसा आपने एग्रीगेट यूज किया जिसमें रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट है प्लस सीमेंट में अल्कली की कंटेंट अगर आपका ज्यादा है, तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होगा और आपका पूरा का पूरा जो कंक्रीट है वो क्रैक हो जाएगा। बहुत सारे क्रैक आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे एक मानचित्र होता है किसी भी देश का, जिले, डिस्ट्रिक्ट, गांव, विलेज सब कुछ दिखाया जाता है, तो कैसे लाइन रेखाएं होते हैं, ठीक है, उसी तरह से क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मानचित्र जैसा बन गया है, कुछ छोटे छोटे स्टेट्स बन गए कंक्रीट के ऊपर। तो इसको कहा जाता है मैप क्रैकिंग, मैप क्रैकिंग। अब ये जो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, इसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से पता लगा सकते हो, इसको देख सकते हो। इसको कहा जाता है पेट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, पेट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो समझ में आ रहा है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या है, कि एग्रीगेट में जो सिलिका प्रेजेंट है वो सीमेंट के अल्कली के साथ रिएक्ट करके एक हाइग्रोस्कोपिक जेल बनाती है। अब ये जो जेल है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब अगर करेगी कोई चीज, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो एक्सपैंड होगा, तो क्रैक डेवलपमेंट होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगभग 5 से 10 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन बनी रहे तो। अभी फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन ये है कि आपका कंक्रीट में अल्कली कंटेंट होना चाहिए, हाई अल्कली कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपने जो एग्रीगेट यूज किया है दैट मस्ट बी रिएक्टिव। आपका अगर मान लो कि रिएक्टिव है और एग्रीगेट रिएक्टिव भी और अल्कली भी है, तो रिएक्शन हुआ, अल्कली सिलिका जेल बन गया, ठीक है।
अल्कली सिलिकेट जेल बन गया, जो भी एक जेल बन गया, हाइग्रोस्कोपिक जेल बन गया। अब वो जेल को मॉइस्चर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सपैंड नहीं करेगा, समझा? तो मॉइस्चर एक फैक्टर है, समझा? ओके, तो मतलब इसका फेवरेबल कंडीशन में क्या है, रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर एक रिक्वायरमेंट हो गया। फिर टेम्परेचर, एक फेवरेबल टेम्परेचर है 10 से 38 डिग्री, इस टेम्परेचर रेंज में ये चीज और अधिक होने लगती है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है? तो ये होगा तो क्रैक डेवलपमेंट होगा। तो जहां पर भी आपने कंक्रीट यूज किया वो कंक्रीट जो भी क्रैक डेवलपमेंट होगी उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, वो झड़ जाएगा, तो उसको कहेंगे स्पेलिंग। स्पेलिंग तो आपका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, वो झड़ जाएगी कंक्रीट वहां से, ठीक है? तो इसको आप कैसे बचा सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इसका देखिए, इसके जो रिक्वायरमेंट थे, अगर उस रिक्वायरमेंट को अगर हम कम कर पाए किसी तरह से तो हम बचा पाएंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट था, जैसे कि अल्कली का कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका जो एग्रीगेट है उसमें रिएक्टिव एजेंट होना चाहिए। तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सच एग्रीगेट विच इज नॉट एक्टिव, विच इज केमिकली इनएक्टिव, या फिर इनर्ट एग्रीगेट को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप सीमेंट में अल्कली की कंटेंट रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? आप ऐसा सीमेंट यूज करिए जिसमें कि अल्कली की कंटेंट ज्यादा हो, सॉरी कम हो, जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट में ऑब्वियसली कम होती है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में, ठीक है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में, ओके, पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट में, ये सारे में अल्कली की कंटेंट वैसे भी कम होती है। और जैसे कि ये जो हमने अभी सीमेंट्स के नाम बताए, इसमें जैसे कि पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट है, इसमें आप क्या यूज करते हैं, फ्लाई एश को यूज करके बनाते हो ना सीमेंट, ठीक है? पोजुलोना मटेरियल क्या है, फ्लाई एश। तो ये फ्लाई एश एक ऐसा मटेरियल है, ये क्या करता है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को होने ही नहीं देता है, समझ रहे हैं? तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को अगर फ्लाई एश होने ही नहीं देगा तो आपका हाइग्रोस्कोपिक जेल जो बनना था, क्या वो डेवलप होगी, क्या वो बनेगी, नहीं बनेगी। अगर वो बनेगी ही नहीं तो आपका क्रैक डेवलपमेंट होगा नहीं, आपका ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहेगा। तो पीपीसी, पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट एक अच्छा सीमेंट है जो कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन से बचा सकता है। या फिर हम लिथियम कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। लिथियम कंपाउंड क्या करता है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हुआ तो अल्कली सिलिका जेल बना। अब अल्कली सिलिका जेल का नेचर क्या है, इसका नेचर ये है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। तो लिथियम कंपाउंड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अल्कली सिलिका जेल बन गया तो इसकी नेचर को चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि ये एक्सपेंसिव है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करेगा, तो इसको इनएक्सपेंसिव बना देगा, मतलब ऐसा बना देगा कि वो अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए, ठीक है? तो बाय चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सो इट कैन बी डन बाय और अचीव्ड बाय यूजिंग लिथियम कंपाउंड्स, है ना, टू रिड्यूस अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। ये हो गया। प्लस मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर की किसी तरह से इनटेक या फिर इनग्रेस इनटू योर कंक्रीट वर्क अगर आप रोक पाओ तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को आप रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोहिबिट कर सकते हैं, प्रोहिबिट है ना, बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी तरह से। तो मॉइस्चर की इनटेक आप कैसे रोक पाओगे, बाय यूजिंग सफिशिएंट वाटर प्रूफिंग डैम्प प्रूफ कोर्स वगैरह आप प्रॉपर्ली यूज करिए, क्योंकि सॉइल के अंदर से वॉल में मैसनरी में मॉइस्चर जा सकता है, ठीक है, रूफ तक पहुंच सकता है, बीम तक पहुंच सकता है। तो डैम्प प्रूफ कोर्स वगैरह यूज करिए, सुटेबल वाटर प्रूफिंग यूज करिए, तो मॉइस्चर के इनटेक को हम कम कर सकते हैं, समझ में आया? तो ये सारे कुछ कुछ इसका कंट्रोलिंग फैक्टर है जिस हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? इसलिए हमें ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि हमें ऐसा एग्रीगेट यूज करना है जो कि केमिकली इनर्ट हो, ठीक है? सैंडस्टोन एक ऐसा एग्रीगेट है, सैंडस्टोन एक ऐसा एग्रीगेट है, ठीक है, जो कि केमिकली एक्टिव होता है, केमिकली एक्टिव, प्लस इसकी स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है, स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है। तो स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रिंकेज से ये बचा नहीं पाएगा। क्यों, अगर श्रिंकेज हो रही है, वॉल्यूम रिडक्शन हो रही है, तो सैंडस्टोन मान लो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, टकराएगा, तो और ज्यादा जैसे जैसे सरफेस टेंशन बढ़ते चलेगा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कैपिलरी पोर वाटर, सरफेस टेंशन बढ़ते चलेगा, एग्रीगेट एक दूसरे से कंप्रेस होते चलेंगे, तो वो सैंडस्टोन की चूंकि स्ट्रेंथ कम है तो वो चूर चूर हो जाएगा, समझ में आ रहा है?
चूर हो जाएगा, तो अंदर ही अंदर क्रश हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा और श्रिंकेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगी। प्लस चूंकि ये केमिकली एक्टिव होती है इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते इन कंक्रीट प्रिपरेशन, ओके, क्योंकि ये पूरे आपका स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ नहीं होगा वो, और सेटिंग होने के बाद वो जब सेट होगी तो उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। सो सैंडस्टोन इज नॉट यूज्ड इन कंक्रीट प्रिपरेशन, नॉट यूज्ड, ध्यान रखिए। नाउ तो ये तो थी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के बारे में, जिस कारण से हम इनर्ट कंसीडर करते हैं एग्रीगेट को, कि हमें इनर्ट एग्रीगेट चाहिए होती है। प्लस हमने ये समझा कि किस तरह से एग्रीगेट वॉल्यूम इंक्रीज करता है विदाउट रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ एंड अचीविंग द इकोनॉमी, ठीक है, किस तरह से एग्रीगेट मददगार है। अभी इसमें जरा और इसका थोड़ा अंदर की बात अगर करें तो मान लो, जैसे कि मान लो कि ये कोई एक वॉल्यूम है और इसको मेरे को कंक्रीट से फिलअप करना है, इसमें मेरे को क्या करना है, कंक्रीट से फिलअप करना है। तो कंक्रीट बनाने के लिए आप कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करोगे। तो कंक्रीट में बेसिकली मैंने क्या समझाया था आपको, जो बाइंडिंग मटेरियल है, सीमेंट है, वो क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी बाइंडिंग मटेरियल है वो सारे जितने भी कोर्स एग्रीगेट है उनके सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। तो सोचो, अगर फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं पार्टिकल साइज पर बात करूं, चर्चा करूं, तो जितना बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज होगा आपका, जितना बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज होगा आपका, सरफेस एरिया बहुत कम होगा। सरफेस एरिया अगर बहुत कम होगा तो जो सीमेंट की क्वांटिटी चाहिए जो कि इनके सरफेस एरिया के ऊपर स्टिक हो, जो चिपके, वो क्वांटिटी कम होगी। तो सीमेंट की अगर क्वांटिटी कम हो गई तो क्या अचीव हुआ आपको, क्या श्रिंकेज कम होगा ऐसे कंक्रीट में, प्लस सीमेंट की क्वांटिटी कम हुई तो क्या इकोनॉमिकल भी हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, लेकिन इसमें बुराई क्या है, चलो ये तो हम बता रहे हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो इकोनॉमी अचीव होगा, प्लस श्रिंकेज भी कम होगा। लेकिन बुरी बात क्या है, अगर मान लो आपने केवल बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज ही यूज कर लिया है, ठीक है, और एक ही साइज के, फाइन एग्रीगेट यूज ही नहीं किया, केवल बड़े बड़े पार्टिकल साइज यूज कर लिए, ठीक है, केवल बड़े बड़े पार्टिकल साइज, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे वॉइड ज्यादा होगा, इनके बीच में क्या होगा, वॉइड ज्यादा होगा। तो अगर वॉइड ज्यादा होगा तो ज्यादा कंक्रीट की वेस्टेज हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ कंक्रीट, क्योंकि जो कंक्रीट, जो मोर्टार है बेसिकली, वो क्या होगा, ये वॉइड के अंदर फिलअप होगा, तो ज्यादा मोर्टार इस वॉइड्स के अंदर फिलअप होगा, क्योंकि ज्यादा आपका वॉइड है, ज्यादा साइज का वॉइड है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर भी इस तरह से भी आपका वेस्टेज हो जाएगा, तो इकोनॉमी वाली बात यहाँ पे रहेगी नहीं, फिर आपको ऑब्वियसली उल्टा क्या है, सीमेंट की जो क्वांटिटी है, मोर्टार की क्वांटिटी आपको बढ़ानी ही होगी। देखने से लगता है कि इकोनॉमी अचीव होगी, लेकिन मोर्टार की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपने केवल फाइन एग्रीगेट यूज किया है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल यूज नहीं किए, तो फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम उतना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा होगा, तो आपको जो सीमेंट की क्वांटिटी है जो चाहिए होगी इस केस में, फिर ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है, फिर ज्यादा चाहिए होगी, तो फिर वहां पे भी इकोनॉमी अचीव नहीं हो पाया, वहां पर भी इकोनॉमी अचीव नहीं हो पाया। और प्लस श्रिंकेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि सीमेंट का क्वांटिटी आपने ज्यादा यूज किया। तो सोचने वाली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में श्रिंकेज सबसे कम होगा, सीमेंट पेस्ट में, मोर्टार में, या फिर कंक्रीट में, तो ऑब्वियसली कंक्रीट में श्रिंकेज कम होगा, बशर्ते कब होगा, तब होगा जब हम एक प्रॉपर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की प्रोपोर्शन को यूज करें, प्रॉपर मिक्सचर को यूज करें। ऐसा ना हो कि केवल आपने फाइन एग्रीगेट यूज कर लिया, या फिर बहुत छोटे छोटे एग्रीगेट यूज कर लिए, ओके, किसी एक ही साइज के एग्रीगेट यूज कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साइज का एग्रीगेट का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब हम जनरली कंक्रीट को बनाने में वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं, जो भी एग्रीगेट हो, चाहे कोर्स एग्रीगेट का बात करें, अगर फाइन एग्रीगेट का बात करें, वेल ग्रेडेड होना चाहिए, मतलब सभी साइज के होने चाहिए। अगर वेल ग्रेडेड होता मान लो एग्रीगेट, तो ये जो वॉइड यहाँ पे जो मोर्टार आपको फिलअप करना पड़ रहा है, हो सकता था यहाँ पे एक छोटा सा एग्रीगेट फिट हो जाता, इधर एक छोटा सा एग्रीगेट फिट हो जाता, इधर एक छोटा सा एग्रीगेट फिट हो जाता, इधर एक छोटा सा एग्रीगेट फिट हो जाता,
इधर एक इस साइज का एग्रीगेट फिट हो जाता, ऐसे ऐसे एग्रीगेट फिट हो जाता, ऐसे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होता ना, तो ओवरऑल आपको इकोनॉमी अचीव होती प्लस सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी अचीव होता। ठीक है, तो जनरली इट इज रिकमेंडेड दैट we must use well graded aggregate. नाउ इसका ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट हम आपको बताएंगे जब कंक्रीट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पे ग्रेडिंग हम बताएंगे। जस्ट यहाँ पे जस्ट जनरल एक आइडिया हम कंसीडर करते हैं। तो ग्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीगेट की, जो कि आपका कंक्रीट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, जैसे कि आपका परमेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, वर्केबिलिटी ग्रेडेशन के ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ ग्रेडेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कंक्रीट की, ठीक है, मतलब एग्रीगेट की जो ग्रेडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे और हम आगे समझाएंगे जब हम आपको पार्टिकल साइज का आइडिया देंगे कि कितने तरह के पार्टिकल साइज होते हैं, इलोंगेटेड, फ्लेकी, डिफरेंट पार्टिकल साइज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में एंगुलर या फिर राउंडेड, स्फेरिकल, ओके, इनके बारे में जब बताएंगे तो वहां पे और थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट एक जनरल आइडिया देके छोड़ रहा हूं। तो लिखिए व्हाई यूज एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो इट reduces cost of concrete, reduces thermal cracking, reduces shrinkage. Okay, so generally high aggregate to cement ratio is desirable to achieve economy in your concrete mix. Okay, and reduce the shrinkage and thermal cracking etc. Aggregate cement ratio mainly influence what? It mainly influence cement content, इसलिए हमारा जो इकोनॉमी होता है वो अचीव हो पाता है। प्लस एग्रीगेट के कारण ये यूनिट वेट भी मिलती है, ठीक है, मतलब डेंसिटी भी मिलती है आपके कंक्रीट में या फिर मोर्टार में। ओके, अब हम लिखेंगे श्रिंकेज के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मिक्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट इज कॉल्ड श्रिंकेज। श्रिंकेज दो तरह का होता है, प्लास्टिक स्टेज श्रिंकेज, if volume reduction occur before concrete harden is called plastic stage shrinkage. Drying shrinkage, if volume reduction occur due to loss of moisture after the concrete has hardened is known as drying shrinkage. Now इसका prevention क्या है? Use low cement content in your concrete. दूसरा, use hard aggregate that can resist shrinkage जैसे कि limestone, granite, quartz, dolomite, feldspar etc. These aggregate are hard to get compressed. ये जल्दी कंप्रेस नहीं होगा, ये हार्ड है, रिजिड है ना, तो ऐसे एग्रीगेट को यूज करेंगे। सैंड स्टोन हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सैंड स्टोन यूज नहीं करेंगे, फिर और भी डिफरेंट एग्रीगेट है जिसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप फाइन ग्रेन सैंड स्टोन या फिर स्लेट, बेसाल्ट, ट्रैप रॉक, क्ले कंटेनिंग, मतलब ऐसा कोई स्टोन एग्रीगेट है जिसमें क्ले की ज्यादा कंटेंट है, तो ऐसे एग्रीगेट को अगर आप यूज कर लोगे तो उसमें श्रिंकेज अधिक देखने को मिलेगा। लो श्रिंकेज आपको किस में देखने को मिलेगा? क्वार्ट्ज में, लाइमस्टोन में, ग्रेनाइट में, फेल्डस्पार में, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इसलिए जल्दी कंप्रेस नहीं होते। तो ये जो रिडक्शन, वॉल्यूम में रिडक्शन होते वक्त जो कंप्रेसिव लोड आ रही है उसको अच्छे से रजिस्ट कर पाती है, ठीक है। अगर श्रिंकेज होता है तो आपको कैसा देख लो, क्या क्या फेलियर देखने को मिलता है? एक्सेसिव क्रैकिंग, बहुत ज्यादा क्रैकिंग हो जाएगा। क्रैक होगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम या स्लैब आपको देखने को मिल सकता है, ये नतीजा हो सकता है श्रिंकेज का। सम स्पेलिंग, मतलब कंक्रीट झड़ जाएगा क्रैक डेवलपमेंट होने के कारण, है ना। दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ श्रिंकेज। श्रिंकेज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक नोट लिखा है, लिखिए, इफ मोर देन 0.08% श्रिंकेज अकर्स द एग्रीगेट इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। हम ऐसा एग्रीगेट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे जिसमें 0.08% से अधिक श्रिंकेज होता हो। ये पर्टिकुलरली एग्रीगेट का बात हो रहा है, ठीक है, हम पर्टिकुलरली एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा किसका कर रहे हैं? एग्रीगेट्स की। तो एग्रीगेट पर हम जब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें जो रिडक्शन इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम आपको देखने को मिले वो 0.08% से अधिक देखने को ना मिला। अगर इससे अधिक मिल रहा है देन वी मस्ट रिजेक्ट इट, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो अब एक टॉपिक हम लिखेंगे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो लिखिए आप लोग अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, इसको कंक्रीट कैंसर भी कहा जाता है, दिस आल्सो कॉल्ड कंक्रीट कैंसर। ध्यान रखना, ये टर्म आएगा तो आप बताना अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो एग्रीगेट जिसमें बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब SiO2 इन कंक्रीट प्रेजेंट रहती है, ठीक है,
in concrete react with alkali present in concrete जैसे कि KOH and NaOH producing a hygroscopic gel, मतलब कि अल्कली सिलिका जेल रिएक्शन होने के बाद ये जेल बनेगा which absorb moisture from atmosphere and expand lead to development of crack। और ये जो क्रैक डेवलप होता है ये एक मानचित्र के रूप में डेवलप होता है, मानचित्र जैसा, तो इसलिए इसे मैप क्रैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके कारण एफ्लोरेसेंस भी हो सकता है, आपका कंक्रीट में पोर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एफ्लोरेसेंस हो सकता है, कंक्रीट में पोर ज्यादा हो सकता है, कंक्रीट झड़ेगा, स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट, ये सारे इसके प्रॉब्लम है। ये बेसिकली 5 से 10 साल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की और एक फॉर्म है जिसको हम कहेंगे अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन, बट ये उतना होती नहीं है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बेसिकली हमारा सिलिका ही रिएक्ट करता है, कार्बोनेट उतना आप यूज ही नहीं करते हो ना, कार्बोनेट का उतना एग्रीगेट, हम बेसिकली सिलिका एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, क्या ऐसे कंडीशन बनते हैं जो कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन कंक्रीट, रिएक्टिव एग्रीगेट्स जैसे कि सैंडस्टोन, मॉइस्चर जैसे कि डैम्प सॉइल या फिर वेपर, टेम्परेचर इन रेंज ऑफ 10 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो अब हम लिखेंगे कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। ओके, हाउ टू कंट्रोल अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? पहला, बाय यूजिंग इनर्ट एग्रीगेट, ओके, जिसमें सिलिका कंटेंट इनएक्टिव हो। सेकेंड, बाय यूजिंग सच सीमेंट विच हैज लो अल्कली कंटेंट, और बाय यूजिंग स्पेशल सीमेंट लाइक पोजोलोना सीमेंट, जिसमें कि फ्लाई ऐश होता है जो कि पोजोलोना मटेरियल है। नोट लिखिए, फ्लाई ऐश का काम क्या है, ये अल्कली को बाइंड करता है। जैसे हमने C3 ये देखा था, ये क्लोराइड को बाइंड करता है, मतलब किसी चीज को कोई पकड़ ले तो उसे बाइंडिंग कहते हैं। तो फ्लाई ऐश क्या अल्कली को बाइंड कर लेता है। तो फ्लाई ऐश अगर अल्कली को बाइंड कर लेगा तो क्या अल्कली रहेगा आपका सिलिका से रिएक्ट करने के लिए? नहीं। तो क्या ये रिएक्शन में कमी नहीं हो जाएगी? तो रिएक्शन में अगर कमी हो जाएगी तो क्या आपका हाइग्रोस्कोपिक जेल जो बन रहा था वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या अगर वो नहीं बनेगा तो क्या क्रैक डेवलपमेंट होने की संभावनाएं हैं? नहीं। ठीक है, और फ्लाई ऐश का और क्या पर्पस है? इट इंप्रूव्स डेंसिटी। ठीक है, कंक्रीट को डेंस बनाता है, क्योंकि फ्लाई ऐश सीमेंट से भी अधिक फाइन होती है। तो बाइंडिंग मटेरियल में भी जो पोर है उनके अंदर ये फ्लाई ऐश पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पोर स्पेस को कम करता है, तो इस कारण से डेंसिटी बढ़ाती है, तो एक डेंस ड्यूरेबल मास बनाती है, जिस कारण से पोर स्पेस कम होती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि पोर ही कम है। तीसरी, बाय यूजिंग लिथियम कंपाउंड। लिथियम कंपाउंड का क्या काम है कि ये भी सेम जो आपका रिएक्शन है अल्कली और सिलिका के बीच, इसे होने ही नहीं देता है, या फिर अगर किसी तरह से रिएक्शन हो जाता है तो क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर चेंज कर देता है। जो नेचर हमें डर लगता था, जिस नेचर से जो प्रोडक्ट बनती थी उसका क्या नेचर से हमें डर लगता था? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये उस नेचर को ही चेंज कर देगा, तो अब उसको इनएक्सपेंसिव बना देगा, नॉन एब्जॉर्प्टिव बना देगा, वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। समझे? तो ये लिथियम का काम है। फोर्थ, बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस मॉइस्चर इनग्रेस, जैसे कि यूज डैम्प प्रूफिंग, अप्लाई वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन ऑन कंक्रीट सरफेस, यूज डेंस कंक्रीट टू रिड्यूस पोर स्पेस एक्सेट्रा। या फिर पांचवा और एक सॉल्यूशन है यूजिंग एयर एंट्रेनिंग एजेंट इन कंक्रीट। देखो, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होने के बाद बेसिकली आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो जो अंदर जो सब्सटेंस बन रहा है वो एक्सपैंड कर रहा है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम पे क्रैक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, नाउ अगर मान लो कि आपको पहले से, जैसे कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन में आपने इफेक्ट देखा था कि अगर वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आइस के जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है उसको एकोमोडेट करने के लिए अगर पहले से ही स्पेस हो कंक्रीट में, तो क्या आपका क्रैक डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। तो उस जैसा ही काम है कुछ आपका एयर एंट्रेनिंग एजेंट का यहाँ पे, कि यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंसिव मटेरियल को एक वॉल्यूम प्रोवाइड हो पाए अंदर ही अंदर। ठीक है, इस पर्पज से हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट को
का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस इस्तेमाल करोगे तो कंक्रीट आपका पोरस हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ उतना रहेगा नहीं। वर्केबिलिटी अच्छी होगी लेकिन स्ट्रेंथ उतना रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट आपका पोरस हो जाएगा। अब जरा एक फोटो देखते हैं कि किस तरह से मैप क्रैकिंग होता है। ओके, एंड विद दिस वी विल कंप्लीट दिस वीडियो। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक मानचित्र जैसा क्रैक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो इस तरह का जो कहीं पर भी आपको अगर आपको क्रैक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है तो आप समझ जाना कि दैट क्रैक डेवलपमेंट इज बेसिकली ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है। अब हम एक छोटा सा और टॉपिक है, उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है, सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट, कि आपको एग्रीगेट कहाँ से उपलब्ध हो पाती है, ठीक है, इस चीज को देखेंगे। अच्छा, आपको पता है एक सीमेंट कंक्रीट में बेसिकली लगभग 70 से 80% जो वॉल्यूम होती है उसकी वो एग्रीगेट की ही होती है, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट दोनों को मिला के। उसमें से भी अगर फाइन एग्रीगेट की बात करें तो वो लगभग 35 से 45% फाइन एग्रीगेट होती है, बाकी सब कोर्स एग्रीगेट होती है, ठीक है। सो एक कंक्रीट को बनाने के लिए हर तरह का एग्रीगेट होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ताकि आप एक इकोनॉमी अचीव कर पाओ और सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी मिल पाए। समझ में आया? ठीक है, तो एक हेडिंग बनाइए, सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपको कहां से उपलब्ध होते हैं, कहां से मिलेंगे? तो जनरली जो एग्रीगेट हमें मिलेंगे वो नेचुरली एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे कि रिवर में फाइन एग्रीगेट, पिट सैंड, रिवर सैंड, सी सैंड, ये सारे क्या है, सोर्सेस ऑफ फाइन एग्रीगेट। सुर्खी, ये क्या है, फाइन एग्रीगेट। तो सुर्खी तो क्ले है, या फिर आर्टिफिशियल आप फाइन एग्रीगेट बना सकते हो, जैसे कि ब्रिक बना दिया, ब्रिक को आपने क्रश कर दिया तो क्या बन गया, सुर्खी। तो वो भी एक तरह का फाइन एग्रीगेट है जो कि आप लाइम मोर्टार को प्रिपरेशन करने में यूज करोगे, कंक्रीट में या फिर सीमेंट मोर्टार में हम अगेन सुर्खी यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट इज रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपने कभी याद किया होगा कि वी मस्ट यूज इनर्ट एग्रीगेट, तो क्या ये याद करने लायक बात थी? नहीं, समझने लायक बात थी। इसलिए जब तक आपका थ्योरी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे। मतलब सब चीजों को याद करना होगा, विच इज नॉट करेक्ट फॉर यूपीएससी लाइक एग्जामिनेशन। आप सब कुछ याद करके नहीं जा सकते, हर चीज की एक कनेक्टिविटी है, हम उसी कनेक्टिविटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे। वेल, तो ये हो गए सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट। फिर आपका दूसरा सोर्स क्या है, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट का बात करें तो रिवर में ग्रेवल पाए जाते हैं, वो एक तरह के सोर्स हैं। तो नेचुरली कुछ ग्रेवल ऐसे साइज के होते हैं, 20 mm के होते हैं, 40 mm, है ना, तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो रिवर वगैरह में जो कोर्स एग्रीगेट आपको मिलेंगे या फाइन एग्रीगेट मिलेंगे वो जनरली राउंड शेप के होते हैं, राउंड, इरेगुलर नहीं होते हैं। इरेगुलर कहने का मतलब एंगुलर, कहीं से तिरछा है, कहीं से कोना है, मतलब इस तरह का नहीं होगा, तो जनरली राउंड शेप के होंगे। ऐसा क्यों है, आप कभी ऑब्जर्व किए हो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि देखो, जो रिवर में एग्रीगेट वगैरह या फिर किसी तरह का फोर्स के इफेक्ट में एग्रीगेट वगैरह जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एट्रिशन होता है, उसमें क्या होता है, एट्रिशन, एब्रेशन, ये सब होने के कारण वो उसका जो नोकीला जो सरफेसेस होता है वो टूट जाता है या फिर झड़ जाता है और एक उसमें स्मूथ सरफेस की डेवलपमेंट हो जाती है। एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू एट्रिशन एंड एब्रेशन ड्यू टू द फ्लोइंग करंट और फ्लोइंग वाटर करंट। समझ में आया? इसलिए हमने बोला था रिवर सैंड राउंड इन शेप, लेकिन जो पिट सैंड था इट वाज इरेगुलर, ठीक है, एंगुलर। तो पिट सैंड अगर आप यूज करते हो तो उसमें इंटरलॉकिंग अच्छे से मिल पाएगी, तो इंटरलॉकिंग अगर अच्छे से मिल पाएगी तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। अगर इंटरलॉकिंग अच्छा नहीं मिलेगा तो स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर राउंड एग्रीगेट आप यूज करोगे तो वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी। वर्केबिलिटी कहने का मतलब कितने स्मूथली वो अच्छे से काम कर पा रहे हो, फ्लो हो पा रहा है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर पा रहे हो, मतलब ईज इन वर्किंग इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। सिंपल, आपको कितना कम एनर्जी लगाना पड़ रहा है काम करने में, इसी को आप क्या कहते हो, वर्केबिलिटी। तो अगर राउंड एग्रीगेट है ना तो वर्केबिलिटी उसकी काफी अच्छी होगी, लेकिन अगर एंगुलर एग्रीगेट है वर्केबिलिटी उसकी कम होगी। प्लस अगर एंगुलर एग्रीगेट है या फिर इरेगुलर शेप एग्रीगेट है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो सीमेंट कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, वर्केबिलिटी भी कम होगी, लेकिन स्ट्रेंथ सफिशिएंट मिलेगी। इसीलिए कंक्रीट बनाने के लिए हम रफली
राउंड शेप का या फिर स्फेरिकल शेप का एग्रीगेट को ही यूज करते हैं रफली। ज्यादा राउंड हो कोई जरूरी नहीं है, रफली राउंड भी है तो भी हम यूज कर लेते हैं ताकि एक प्रॉपर वर्केबिलिटी भी, प्रॉपर स्ट्रेंथ भी डेवलप हो पाए। लेकिन जैसे कि अगर रोड या फिर बालास्ट मटेरियल आप देखोगे, क्या वो गोल गोल होता है क्या? रेलवे ट्रैक में जो आप बालास्ट यूज करते हो या फिर रोड में जो एग्रीगेट्स यूज करते हो, क्या वो गोल गोल होते हैं? नहीं होते ना, एंगुलर होते हैं। क्यों? ताकि एक वहां पे प्रॉपर इंटरलॉकिंग डेवलप हो पाए एग्रीगेट्स के बीच में, प्रॉपर वॉइड्स बन पाए। और देखो इरेगुलर एग्रीगेट्स होंगे तो उनके बीच में जो वॉइड होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, स्फेरिकल शेप के और वेल ग्रेडेड है, मतलब हर एक साइज का है, ठीक है, तो उनके बीच में वॉइड बहुत कम होंगे। लेकिन अगर पुअरली ग्रेडेड है, इरेगुलर है, तो उनके बीच में वॉइड ज्यादा होंगे, तो और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा इंटरलॉकिंग की वजह से। इसलिए रोड वगैरह में जब हम एग्रीगेट यूज करेंगे तो बड़े बड़े एग्रीगेट यूज करते हैं इरेगुलर शेप्स के, ताकि इंटरलॉकिंग डेवलप होगा, उनके बीच में वॉइड ज्यादा है, इसलिए उससे प्रॉपर ड्रेनेज होता है। जनरली जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो एग्रीगेट का साइज हम यूज करते हैं इट इज 20 mm, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा हम यूज नहीं करते, इट इज जनरली 20 mm। वेल वो अलग डिस्कशन है आपने, बट ध्यान रखना इन सब बातों को, इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। और रोड्स में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं या फिर रेलवे बालास्ट, उसका साइज जो होता है ये 30 to 50 mm होता है, इस साइज का हम यूज करते हैं। अब बात कर रहे थे हम क्या, सोर्स के ऊपर। तो और कहां से आपको, फ्रॉम माइनिंग, हमने बोला था कि एग्रीगेट को सबसे ज्यादा माइन किया जाता है, खदानों से सबसे ज्यादा इसे निकाला जाता है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें एग्रीगेट का यूज है ही है। तो एग्रीगेट इज द मोस्ट माइंड मटेरियल ऑन द अर्थ, ठीक है, तो एग्रीगेट का माइनिंग किया जाता है। नाउ फाइन एग्रीगेट और क्या हो सकता है, स्टोन डस्ट, ठीक है, स्टोन डस्ट भी एक तरह का फाइन एग्रीगेट है। तो जहां पे आप स्टोन क्वेरी है वहां से स्टोन माइन करोगे परपोस एग्रीगेट, तो वहीं से जो उसका वेस्ट है जिसे हम कहेंगे स्टोन डस्ट, उसको भी ऐसे फाइन एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं। इस पर भी रिसर्च की गई है। तो जब आपने मोर्टार बनाया, स्टोन डस्ट मतलब सैंड को रिप्लेस किया स्टोन डस्ट से, तो स्ट्रेंथ में ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आई, सफिशिएंट स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, मतलब 30 से 40% आप स्टोन डस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइन एग्रीगेट को मतलब सैंड को 30 से 40% स्टोन डस्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में ज्यादा कोई वेरिएशन आया नहीं है। ये रिसर्च की गई है और इसकी जर्नल्स भी अपलोडेड, आपको sciencedirect.com पे इसकी जर्नल्स मिल जाएगी। ओके, वेल उतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर सैंड उपलब्ध ना हो पाए, जहां पे आपको सैंड उपलब्ध नहीं हो पाता उतना लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कि मास कंक्रीटिंग, वहां पे बहुत ज्यादा कंक्रीट आपको बनानी पड़ती है, डैम बना रहे हो, फाउंडेशन वर्क कर रहे हो डैम का, बहुत ज्यादा कंक्रीट है ग्रेविटी डैम बनाने में, तो वहां पर क्या करोगे, उतना सारा फाइन एग्रीगेट, उतना सारा कोर्स एग्रीगेट कहां से लाओगे? तो वहां पे हम जो हमारा चीपली अवेलेबल एग्रीगेट्स होता है जैसे कि स्टोन डस्ट, इसको हम यूज कर लेते हैं, है ना, या फिर ब्रोकन ब्रिक्स, इसका हम यूज कर लेते हैं, सुर्खी, ठीक है, सुर्खी तो मास कंक्रीटिंग में उतना यूज नहीं करोगे क्योंकि सुर्खी तो रिएक्टिव है, ओके, सीमेंट के साथ हम यूज नहीं कर सकते और लाइम का डैम बनता नहीं है, तो सिर्फ सुर्खी तो नहीं, हाँ फाउंडेशन में आप ब्रोकन ब्रिक वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, एज ए फिलिंग मटेरियल आप फाउंडेशन में ब्रोकन ब्रिक वगैरह डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन उसको उसमें कुछ बॉन्डिंग बनाने के लिए उनके बीच में आप सीमेंट पेस्ट उसमें डालिए। ओके, कोर्स एग्रीगेट आपका स्टोन का एग्रीगेट भी होना चाहिए, ग्रेनाइट की, लाइमस्टोन की, डोलोमाइट की, इनकी भी एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब इनका एक मिक्सचर बना के आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जनरली इन केस ऑफ मास कंक्रीटिंग वगैरह स्टोन डस्ट वगैरह यूज किया जाता है। तो ये हो गया एक एग्रीगेट का सोर्स, नेचुरल सोर्स, ठीक है, फ्रॉम माइनिंग एंड नेचुरल सोर्स। और कहां से, आर्टिफिशियल एग्रीगेट, मतलब जो एग्रीगेट आप बनाते हो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये एक तरह का आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। या फिर मान लो कोई कंक्रीट वर्क किया, अभी उसको डिस्ट्रॉय करना है, डिमोलिशन करना है किसी बिल्डिंग को, तो उस कंक्रीट जो सेट हो चुकी है वो भी तो एक स्टोन जैसा ही है, आर्टिफिशियल स्टोन उसे भी तो कहते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के हम एग्रीगेट बना सकते हैं। तो एग्रीगेट फ्रॉम रिसाइकल्ड कंक्रीट, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल एग्रीगेट है ना। एग्रीगेट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। एग्रीगेट मैन्युफैक्चर फ्रॉम ब्रोकन ब्रिक्स, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स है। समझ गया? एक चीज ध्यान रखना, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से आपको एग्रीगेट ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है, ये इसमें सल्फर कंटेंट काफी अधिक होती है, इसमें सल्फर कंटेंट अधिक होती है।
तो अगर आपको ऐसे लोकेशन पे सीमेंट को यूज करना है, मतलब कंक्रीट यूज करना है जहाँ पे मतलब एसिड अटैक वगैरह ना हो, ठीक है, तो ऐसे लोकेशन पे आप ये ब्लास्ट फर्नेस एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट अधिक होती है, तो इसमें वाटर से घुल मिल के सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये बना देगा अंदर में, तो एसिडिक हो जाएगा आपका कंक्रीट, क्या होगा, एसिडिक, है ना। तो एसिड अटैक होने की संभावना है। अभी कंक्रीट एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा, कोरिजन हो जाएगा, आपने जो सरिया उसमें डाल के रखा है उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसलिए आरसीसी में अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन करना है तो हम ये ब्लास्ट फर्नेस एग्रीगेट को हम जनरली अवॉइड करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और आपका जो जनरल एग्रीगेट है उसे आप यूज करोगे। लेकिन हाँ, मास कंक्रीटिंग वगैरह करना है जहाँ पे रिइंफोर्समेंट की उतना ये नहीं है, मतलब रिइंफोर्समेंट का कॉन्टैक्ट उतना कंक्रीट है नहीं, तो ऐसे लोकेशन पे आप इन एग्रीगेट्स को यूज कर सकते हो। प्लस ब्लास्ट फर्नेस एग्रीगेट वगैरह जो होती है ये सारे लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं, और भी एक तरह के एग्रीगेट होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक एग्रीगेट, जिसको इंटेंशनली उसको बहुत ज्यादा हीट करके आप जानबूझ के उसे बहुत ज्यादा हीट करके उसको गर्म करते हो और उसको एक्सपैंड कराते हो ताकि उसका डेंसिटी कम हो जाए, और उस एग्रीगेट को यूज करके अगर आप कंक्रीट बनाओगे तो लाइट वेट कंक्रीट बनेगा। अब ये लाइट वेट कंक्रीट का बेसिक जो पर्पस होता है वो इंसुलेटिंग पर्पस होता है, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन एक पर्पस होती है लाइट वेट एग्रीगेट की। मान लो कोई रेडिएशन को प्रिवेंट करना है, जैसे कि एक्सरे रेडिएशन या फिर कोई किसी भी तरह का रेडिएशन हो, ठीक है, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन, उसको अगर प्रिवेंट करना है तो वहां पे डेंस कंक्रीट चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला कंक्रीट चाहिए होगा, तो वहां पे हैवी वेट एग्रीगेट को हम यूज करेंगे फॉर रेडिएशन सील्डिंग, ओके, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन। लेकिन अगर लाइट वेट कंक्रीट आपको बनानी है तो इंसुलेटिंग पर्पस से या फिर साउंड प्रूफिंग पर्पस से आप लाइट वेट एग्रीगेट वगैरह यूज करके कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इसके सोर्सेस हैं एग्रीगेट के, इसके ऊपर एक नोट्स लिख लीजिए। अब ये सब जो थ्योरी हमने इस क्लास में डिस्कस किया, ये क्यों किया, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या यूजेस ऑफ एग्रीगेट इन इंजीनियरिंग, या फिर आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द सम सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट, उसके बारे में लिखिए। 2 नंबर 4 नंबर की आ सकता है, अभी आपको अचानक से ध्यान में रहेगा नहीं, कॉपी पे कभी पढ़ा नहीं होगा तो कहाँ से लिखोगे, फंस जाओगे। इसलिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो। थ्योरी राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये सब थ्योरी आप उम्मीद कर सकते हो कि आ सकता है, कुछ भी पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, यूजेस ऑफ सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम, यूजेस ऑफ लाइम, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, यूजेस ऑफ सीमेंट, कंपोजिशन, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब उतना ही पढ़ना है, ज्यादा कोई कुछ नहीं पढ़ना है, हाँ इतना पढ़ना है, सारे क्वेश्चन जितने आए हैं वो भी बन जाएंगे, और जो आएंगे उनमें से भी 95 to 99% क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जहां से भी क्वेश्चन मिले और कोई अननोन कोई नया क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करना, और उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट अगर हमने वीडियोस में कहीं डिस्कस नहीं किया है तो उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट बस पढ़ना है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के बाद, जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पन्ने 4 पन्ने आप छोड़ देना, ताकि जब आप स्टडी कर रहे हो कोई अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो आप उसमें लिख पाओ, ठीक है, उस टॉपिक को, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वेल चलिए हम लिख देते हैं, आप नोट्स ले लीजिएगा। तो लिखिए, सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट, नेचुरल सोर्स सच एज रिवर सैंड, पिट सैंड, रिवर बेड, ग्रेवल एक्सेट्रा। सेकंड, mining from rock deposit, coarse aggregate and stone dust as fine aggregate. Third, artificial aggregate such as broken brick, surkhi. Okay. Industrial waste such as blast furnace slag. Note, एक note लिखिए, blast furnace slag is obtained by slow cooling of slag followed by crushing it into required size. These are dense and strong, has good fire resistance property, generally used for making precast members. It contains sulfur, hence not suitable for RCC work as it makes concrete acidic, which leads to corrosion of reinforcement. तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से जो एग्रीगेट मिलेगा, ठीक है, उसको हम आरसीसी में यूज नहीं करेंगे, प्रीकास्ट में यूज होती है, इसकी अच्छी फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। सिंथेटिक एग्रीगेट ऐसा एग्रीगेट होता है जिसको हम बहुत ज्यादा गर्म करके उसमें उसको एक्सपैंड कराते हैं और उसकी डेंसिटी को कम कराते हैं,
ठीक है। तो जैसे कि एक्सपेंडेड क्ले या फिर सेल, जनरली हम 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर पे इसको भट्टी में गर्म कर देते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो फूल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। अब वो जो एग्रीगेट मिलती है उसको हम लाइट वेट कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। अब लाइट वेट कंक्रीट की जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, थर्मल इंसुलेशन, ये काफी अच्छी होती है। साउंड एब्जॉर्बिंग थर्मल इंसुलेशन में लाइट वेट कंक्रीट का यूज किया जाता है। फिर एक्सरे शील्डिंग, ठीक है। सो ऐसे केसेस में, सॉरी एक्सरे, हाँ एक्सरे शील्डिंग या फिर रेडिएशन शील्डिंग, किसी तरह का रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है तो आपको हैवी वेट कंक्रीट यूज करना होगा, ठीक है। और उसके लिए हैवी वेट एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जिसमें आयरन वगैरह हो या फिर ग्रेनाइट, ये सारी क्या है, हैवी वेट एग्रीगेट है। सो वेल, तो ये आपका एक नोट्स है, ये एग्जाम में आ सकता है, बस इतना लिखिए आपको सब मार्क मिल जाएंगे, और ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं, खूबसूरती कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस यही सब सोर्सेस हैं आपको लिखने होंगे। हाँ, लेकिन इतना कम से कम लिख के आना जितना आपको यहाँ पे दिए हैं नोट्स में। नेक्स्ट, अब जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसको मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट में मैं आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताऊंगा, एग्रीगेट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उसके साइज के बेसिस पे, उसके सोर्सेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, उसके शेप के बेसिस पे, ठीक है। प्लस हम उनमें बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे जो कि उन सब चीजों से जुड़ी हुई होगी। ओके, और कंक्रीट में किस तरह के एग्रीगेट को यूज किया जाना चाहिए, क्यों यूज किया जाना चाहिए, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इम्प्योरिटीज एग्रीगेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को भी जरा देखेंगे। फिर हम एक नोट्स लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गुड एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। ये नोट्स लिखने के बाद उसके बाद हम जाएंगे टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट। ओके, तो जितने भी चीजें हम पढ़ाएंगे सब कुछ इंपॉर्टेंट होगी, एक टॉपिक भी आप मिस नहीं कर सकते। ओके, so with this I am ending this video here only. See you all in next video. Thank you very much.